हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी छुट्टियां। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है कंपनी के वित्तीय विवरण एक परिचय। तो आज से हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपनी के वित्तीय विवरण एक परिचय। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो राजस्थान बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आज उसी के बारे में उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 और इसकी जो प्रैक्टिकल चीजों में बात करें उससे पहले जल्दी से इसकी जो थ्योरेटिकल चीजों को फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आप सभी के पास आपके नोट्स हैं, तो नोट्स के जरिए आप देख सकते हैं जो थ्योरेटिकल चीजें उनको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो अगर इनकी बात करते हैं वित्तीय विवरण की, तो आपने डेफिनेशन लिखी हुई है आपके नोट्स में, आप देख सकते हो। उसमें वित्तीय विवरण से आशय उन विवरणों से है जो लेखा वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं। तो आपको पता है कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, ये व्यवसाय की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति को बताते हैं। लाभदायकता, आप ये जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, हम साल के एंड में बनाते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लाभदायकता जानने के लिए हम, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं P&L अकाउंट। और उसी तरह बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं, जो हमारे किसी भी तिथि को, और जनरली वो तिथि होती है साल के अंत की तिथि, तो उस दिन हमें व्यवसाय की लाभदायकता और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है, इसके बारे में बताते हैं हमारे वित्तीय विवरण। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, स्थिति विवरण चिट्ठा या बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरा, लाभ हानि खाता या आय विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं इसको, ये भी आप जानते हैं, इसको भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तीसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले ये भी 12th के कोर्स में हुआ करता था पर अभी हटा दिया गया है। तो हम बेसिकली दो चीजें देखेंगे मेनली, एक स्थिति विवरण बैलेंस शीट और दूसरा लाभ हानि खाता या P&L। उसके बाद जल्दी से थ्योरी को पढ़ लेते हैं जो आपके नोट्स में ऑलरेडी है, तो उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं और फटाफट कर लेते हैं इसको। तो वित्तीय विवरण की विशेषता में पहली विशेषता है, वित्तीय विवरणों में सूचनाओं को मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग से कॉमर्स में जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो मौद्रिक रूप में, मौद्रिक रूप मतलब मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में, तो उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बैलेंस शीट में आप देखिए कोई भी अमाउंट होगा या ट्रेडिंग P&L में होगा, चाहे आप सेल्स हो, परचेज हो, कुछ भी आप करते हैं बैलेंस शीट में, आपकी प्लांट मशीनरी कुछ भी आप दिखाते हैं हमेशा रुपयों में दिखाते हैं या मुद्रा के रूप में, अपने देश की मुद्रा के रूप में दिखाते हैं। दूसरा, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रपत्र कहलाते हैं। आप जानते हैं जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, हमने कितने का माल खरीदा है, कितने का बेचा है, सारी चीजें पास्ट से रिलेटेड होती है, तो इसलिए ऐतिहासिक प्रपत्र कहलाते हैं। वित्तीय विवरण द्वारा संस्था की लाभदायकता को लाभ हानि खाते के माध्यम से और वित्तीय स्थिति को चिट्ठे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको पता है कि बिजनेस की लाभदायकता जानने के लिए हम बनाते हैं P&L अकाउंट और बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति उसको जानने के लिए बनाते हैं हम बैलेंस शीट। इसके बाद वित्तीय विवरण सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराता है। तो वित्तीय विवरण से जो सूचना के प्रयोग करता है, आपने वो 11th में पढ़े हुए सूचना के प्रयोगकर्ता हो गए, चाहे बैंक हो, सामाजिक संस्था है, व्यवसाय के अंदर जो आंतरिक प्रयोग करता है सूचना के, चाहे मैनेजर हो, कंपनी के मालिक हो, ये इसी तरह बारिश जो प्रयोग करता है, सभी के लिए जो सूचना मिलती है तो कहाँ से मिलती है, हमारे अंतिम खातों से, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट से। इसके बाद हमारी थ्योरी में हमने एक और छोटा सा पॉइंट था, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। तो वित्तीय स्थिति की आवश्यक सूचनाएं हमें वित्तीय विवरणों से पता चलती है। तो संस्था की जो भी वित्तीय स्थिति उसके बारे में जानकारी मिलती है। लाभदायक से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। भावी निर्णयों के लिए आधार प्रस्तुत करना, भविष्य के लिए कितने जो भी निर्णय लेने हैं तो वो भूतकाल की सूचना के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार सेल बढ़ती जा रही है हमारी, तो हम आगे भी ये तैयारी करते हैं कि आगे के वर्ष में और ज्यादा सेल हो सकती है, तो उसी हिसाब से हम अपने निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, लाभ हानि का सही चित्रण, तो पूरा लाभ हानि का वित्तीय स्थिति का चित्रण करने के लिए तो हम बनाते हैं अंतिम खाते, चाहे वो लाभ हानि खाता हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो। तो इस तरीके के ये सब उद्देश्य होते हैं। अब हम आते हैं मुख्य बात, वो है कंपनी का चिट्ठा। हमें इस चैप्टर में दो ही चीजें बनानी सीखनी है, एक बैलेंस शीट और P&L। इसमें भी काफी कुछ आप पहले ही 11th में पढ़ चुके हो, तो जो आपने 11th में पढ़ा है उससे ही मिलता जुलता है 12th के अंदर। थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, बैलेंस शीट में भी और P&L में, पर थोड़ा बहुत जो मेन वो है वो तो सेम ही है, दोनों का कोर जो है वो सेम ही है। तो कंपनी का चिट्ठा या बैलेंस शीट, जरा उसकी फटाफट से थ्योरी के छोटा पोर्शन जो आपने उसमें देखते हैं। तो चिट्ठा किसी निश्चित समय पर कंपनी के संपत्ति और दायित्व का विवरण होता है। ये आप सब जानते हैं कि चिट्ठा जो होता है या बैलेंस शीट जो होती है हमारी कंपनी की संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज को दिखाता है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब उसकी कुछ विशेषता है। पहली है, यह एक विवरण पत्र के रूप में होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। जो आपने 11th में चिट्ठा बनाया था
तो इक्विटी फॉर्मेट में, खाते के फॉर्मेट में था, जब दो साइड होते थे। आपको यदि 11th का याद हो तो एक तरफ होती थी हमारी लायबिलिटी और एक तरफ होता था एसेट्स। तो एक खाते के फॉर्मेट में होता था, दो साइड होते थे। अब जब 12th में आप बनाओगे तो 12th में जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, पहले लायबिलिटीज आ जाएगी फिर एसेट्स आ जाएगा। तो पहली इसकी विशेषता है कि ये विवरण पत्र के रूप में होता है। वही दूसरी बात इसकी करें तो इसमें नाम और जमा पक्ष नहीं होते हैं। तो जब खाता होता है, नॉर्मली जो खाते होते हैं तो उनमें दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। आप लोग जानते हैं कि एक बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, इसमें एक पक्ष लायबिलिटीज होता है, दूसरा एसेट्स। तो चाहे वो 11th के फॉर्मेट में और 12th के फॉर्मेट में, दोनों में वो दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटीज और एसेट्स। तीसरी बात करें, इसमें टू और बाय शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो आप जानते हैं सिंस ये खाता नहीं है तो इसमें टू या बाय शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे बाकी खाते जो हम बनाते हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे कैश अकाउंट या और कोई अकाउंट, तो उनमें टू या बाय शब्द का प्रयोग होता है। और बैलेंस शीट के अंदर टू और बाय शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और ये एक निश्चित तिथि को कंपनी की आर्थिक स्थिति बताता है। तो आप सब जानते हैं कि बैलेंस शीट हमारी आर्थिक स्थिति बनाने के लिए बनाई जाती है। तो ये एक कोई भी तिथि को, जो भी जिस तिथि को हम बना रहे हैं उस दिन हमारी आर्थिक स्थिति बताते हैं। और जनरली वो तिथि होती है साल के आखिरी की, तो उस दिन ये चिट्ठा हमारी आर्थिक स्थिति बताता है। ये सब छोटी छोटी थ्योरी के पॉइंट्स हैं, क्योंकि अकाउंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, बट छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन, कोई थ्योरी क्वेश्चन बड़ा नहीं आने वाला, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए हमारे पास बीओ जैसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है। अकाउंट का जो सब्जेक्ट है पूरा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी क्वेश्चन आएंगे छोटे, एक एक दो नंबर वाले छोटे क्वेश्चन, तो उसमें छोटी छोटी थ्योरी के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसको हमने जल्दी से फटाफट से गो थ्रू कर लिया। अब आते हैं मेन, जो बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है, जिसके लिए हम ये लेक्चर करते हैं। तो पहले वो देखते हैं बैलेंस शीट बनाते कैसे। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है वो किस तरीका होता है, किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड 12th की, तो वहां पर इस चैप्टर में जो बैलेंस शीट है उसको प्रैक्टिकल तौर पे नहीं बनवाया जाएगा। अधिकतर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इस बैलेंस शीट से रिलेटेड। और उसके बाद एक चैप्टर और है जिसके हम इसके अंदर कंपैरेटिव या तरीके से या कॉमन साइज तरीके से बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो पहले इस चैप्टर में हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मेट बताया बैलेंस शीट होती कैसे। तो अब बैलेंस शीट को हम जरा देखें तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी है जिसकी लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके बारे में बात हो जाती है। इसके बाद जब कॉलम्स की बात करें बैलेंस शीट के, तो पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें सारी चीजें जो भी हमारी डिटेल होती है वो आ जाती है। उसके बाद नोट नंबर। एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या पूरी डिटेल नहीं दी जाती। कोई भी चीज अगर हम पर्टिकुलर कोई अमाउंट की बात करें तो जो फाइनल अमाउंट होता है वही इस बैलेंस शीट के अंदर आता है। तो सपोज करो मान लीजिए कहीं पर लोन का अमाउंट है, लोन हमने थोड़ा बहुत लिया है, साल के बीच में चुकाया है वगैरह, तो यहाँ सारी डिटेल नहीं आएगी, यहाँ केवल फाइनल अमाउंट आएगा। और बाकी डिटेल के लिए हम अलग से नोट बनाते हैं, जिसके लिए हम ये नोट नंबर दे देते हैं कि इसकी सारी डिटेल इस नोट में है जो पीछे। तो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के बाद में नोट्स वगैरह बनते हैं। हालांकि हमें भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा इस चैप्टर में। तो नोट में सारी डिटेल होती है। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम नोट नंबर का। इसके बाद अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर। आपको पता है कि हम फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं इस हिसाब से बनाते हैं कि इनको आपस में तुलना कर सके। तो जब तुलना करने की बात हो तो पिछले साल का अमाउंट भी जरूरी है। तो यहाँ अमाउंट के दो कॉलम हो जाते हैं, एक करंट ईयर का और दूसरा प्रीवियस ईयर। अब इसके बाद जो दो पक्ष होते हैं 11th के, बाकी बैलेंस शीट काफी कुछ 11th जैसी है। तो 11th में जो दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। जो चीजें लायबिलिटी साइड होती थी, दायित्व आती थी, वो भी यहाँ पर भी लायबिलिटी साइड ही है। तो आप याद करिए 11th की जो बैलेंस शीट थी उसमें आता था कैपिटल हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गए, बीपी हो गया, ये सब चीजें लायबिलिटी साइड आती थी। और एसेट साइड में थोड़ी लिस्ट लंबी होती थी। तो पहले बात अगर लायबिलिटी साइड की कर रहे हैं तो यहाँ पे हुई है। अब वहां पर जो 11th थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो 11th क्लास है वो एक सिंगल व्यापारी के रूप में जो कार्य करता है उसके लिए थी। वो एक ट्रेडिंग कैसे बनाता है, P&L कैसे बनाता है, बैलेंस शीट। यहाँ पर एक साझेदारी कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इस केस में, कंपनी के केस में क्या होता है कि कैपिटल यदि शेयर कैपिटल होती है तो शेयर्स को इक्विटीज भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें कैपिटल और लायबिलिटी दोनों चीजें आती है। तो लायबिलिटी कैपिटल के हमें लिखते हैं इक्विटीज। तो लायबिलिटी पक्ष का पूरा नाम हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर हेडिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें जो कैपिटल वाली चीजें सारी यहाँ आती है। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल जो है कंपनी की वो दो प्रकार की होती है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों आपको नाम क्वेश्चन में मिल जाएंगे।
तो शेयर कैपिटल सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व के बारे में आप जानते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये रिजर्व यहाँ पे आते हैं। इसमें से माइनस हो जाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स भी कृत्रिम संपत्तियां। आगे के लेक्चर में पूरी लिस्ट दूंगा आपको मैं कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारी कृत्रिम संपत्तियां हमारे एक तरह से खर्चे की तरह होते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, ये हमारी जो हानियां हैं। इसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हालांकि हमारा काम इतना नहीं आएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये होता है कि कंपनी कुछ वारंट इश्यू करती है, तो लोगों को वारंट इश्यू करते हैं, बदले में पेमेंट ले लेते हैं इससे। इन लोगों को बाद में शेयर जारी किए जाएंगे। सिंस अभी जारी नहीं किए तो शेयर कैपिटल में नहीं आता है, जब बाद में जारी करेंगे तभी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे इनको। तो ये वारंट्स होते हैं। बाकी ये 12th में इतना काम नहीं आएंगे हमारे। तो ये जो पहला पोर्शन होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज या लायबिलिटीज पक्ष का, उसका होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें बेसिकली मेन जो है हमारे लिए काम का जो राजस्थान बोर्ड के अंदर है वो 12th में एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दो चीजें इसमें पहले पार्ट में आती है शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद आता है नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसी लायबिलिटीज पक्ष में और थर्ड पार्ट की। अब देखो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सबका जो काम चल रहा है वो इंटरनेट से चल रहा है। तो आपका इंटरनेट वैसे ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो और ज़्यादा जीबी ना यूज़ हो, कम यूज़ हो, तो इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको लिखने के लिए जो टाइम लगता है कि वीडियो के अंदर मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले से पूरा लिख रहा हूँ बीच में ब्रेक लेकर, ताकि आपका डेटा कम से कम यूज़ हो। देखो आपके डेटा की परवाह मैं ही कर रहा हूँ। तो अब पहला हमने पढ़ा था लायबिलिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर पहला पक्ष था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद बी पॉइंट आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी और सी पॉइंट है करंट लायबिलिटी। ये दो चीजें और हैं। अब इन दोनों के बारे में बात करूं नॉन करंट की, उसके पहले मैं करंट की बात करता हूँ। करंट लायबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं चालू दायित्व। वैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ये भी थ्योरी पॉइंट में था वहाँ पे। तो जो दायित्व या जो लायबिलिटी हमें ऐसी जो अभी चुकानी है कम समय में, साल भर का समय होता है नॉर्मली, साल भर से पहले जो लायबिलिटी चुकानी है वो सारी कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी या चालू दायित्व। और जो दायित्व साल भर के बाद चुका सकते हैं, लंबे समय के दीर्घकालीन दायित्व होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, हिंदी में दीर्घकालीन दायित्व। समझ में आई बात? तो जो एक साल से पहले चुकाना है वो करंट लायबिलिटी, और जिसको आराम से चुका सकते हैं एक साल के बाद, 2-5 साल में, वो हो जाती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले बात करें नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप समझ ही गए नॉन करंट लायबिलिटी यानी दीर्घकालीन दायित्व। तो दीर्घकालीन दायित्व में सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जो लंबे समय के दीर्घकालीन हमारे दायित्व हैं, उधार चुकाने हैं हमें, इनमें जनरली आता है लोन। एक तो कोई हमने लंबे समय का लोन लिया है, दूसरा डिबेंचर। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे एक चीज और होती है ऋण पत्र। तो ये ऋण पत्र क्या होता है, इनका शोधन होता है, इनका जब चुकाने का टाइम आता है वो काफी ज्यादा समय होता है, तो 1 साल से अधिक का होता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे कंपनी वाले चैप्टर में। उसमें 2 पार्ट है, एक शेयर्स और दूसरा डिबेंचर। तो डिबेंचर के बारे में डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे। तो पहला तो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर लोन या डिबेंचर। उसके बाद होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ये होती है कि जैसे जो लोग एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर देते हैं साल के स्टार्ट में, और साल के एंड में जब वास्तविक टैक्स बना, अब हमने अगर कम चुकाया और टैक्स ज्यादा बना, तो बाकी लायबिलिटी हुई हमारी जो हमें अगले साल चुकानी है, तो वो कहलाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हालांकि 12th में भी हमारे इतना काम आने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना, दीर्घकालीन दायित्व जिसमें जनरली आते हैं लोन या दूसरा डिबेंचर। इसके बाद तो पहला तो हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, दीर्घकालीन दायित्व। इसके बाद जो दूसरा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व, जिसको 1 साल से पहले चुकाना है। तो इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसकी पूरी लिस्ट जो करंट लायबिलिटीज की वो हम अलग से बात करेंगे उसकी, अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटे समय के उधार जो हमें जल्दी चुकाने साल भर से पहले, तो वो इसमें आ जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आता है हमारा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। आप जानते हैं ये लायबिलिटी के अंदर आता था ये पहले, तो ये ट्रेड पेबल माने जाते हैं, एक क्रेडिटर और दूसरा बीपी। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके अलावा जो भी कोई प्रोविजन होता है जैसे पीपीडी या दूसरे प्रोविजंस, तो सारे प्रोविजंस यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली अगर बैलेंस शीट की बात करें 2 पार्ट में होती है, एक लायबिलिटीज और दूसरी एसेट्स। लायबिलिटीज को हम यहाँ पे बोलते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहला पक्ष होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम शेयर कैपिटल और रिजर्व को लिखते हैं। उसके बाद दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमारे दीर्घकालीन दायित्व है। इसमें पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें लोन या डिवेंचर्स आ जाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी हमारे काम की नहीं है। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, जिनको साल भर से पहले चुकाना है। तो इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर, बीपी आदि, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन और भी जो प्रोविजन है वो सब। ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड में आ जाती है और टोटल कर देते हैं।
इतना सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये लायबिलिटीज पक्ष हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा साइड बनाते हैं जिसको आप जानते हो क्या कहते हैं, एसेट साइड। अब बात कर लेते हैं एसेट साइड की, वो भी बहुत छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा। अब लायबिलिटी के बाद बात करते हैं एसेट साइड की। तो एसेट साइड की बात करें तो 11th में तो फिर भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, बाकी 12th में तो बहुत छोटा सा है। मैंने पहले बताया कि बैलेंस शीट ही बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स का जो पार्ट है सिर्फ दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग कौन कौन से? पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। अब नाम सुनते ही पता चल गया होगा, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको साल भर के अंदर अंदर में पैसा मिल जाए। तो ऐसी सारी संपत्तियां जिससे एक साल के पहले पहले हमें पैसा मिल जाए वो सब कहलाती है हमारी करंट एसेट्स। और वो संपत्तियां जिससे एक साल से ज्यादा टाइम में हमें पैसा मिले तो वो कहलाती हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। जो एक साल से ज्यादा समय में पैसा दे वो नॉन करंट एसेट्स, और जो साल भर से पहले पैसा दे दे तो वो हमारे करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्तियां। तो स्थायी संपत्तियां कौन सी होगी? फिक्स एसेट, पहले तो वही स्थायी संपत्ति। अभी फिक्स एसेट्स दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये आप लोग जानते हो, पढ़ा हुआ है 11th में। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह। और इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो बाकी इतना डिटेल में हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है फिक्स एसेट्स आते हैं पहला तो नॉन करंट एसेट्स में। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। तो जो एक साल से ज्यादा टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो पहला फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर साल के स्टार्टिंग में हमने टैक्स चुका दिया है और साल के एंड में जो हमारा टैक्स बना है, अगर वो स्टार्टिंग में हमने टैक्स कम चुकाया था तो वो दायित्व रह जाता बाकी का, और अगर हमने स्टार्टिंग में ज्यादा चुका दिया है और एंड में टैक्स कम बना था तो जो बचेगा वो हमारी संपत्ति कहलाएगा। बाकी हमारे 12th में इतना काम आने वाला नहीं है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस। अगर हमने दूसरों को लोन दे रखा है तो हमारे लिए वो संपत्ति है। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है, एक से ज्यादा साल के लिए टाइम के लिए दे रखा है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो लॉन्ग टर्म लोन। इससे हमें पैसा मिलने वाला है, हमने दूसरे को लोन दे रखा है और सब बाद में प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो हमारे लिए संपत्ति हो गया। तो किसी को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है पैसा एक साल से ज्यादा टाइम के लिए, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारे कहलाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है। और जिनका फायदा हमें एक साल से कम के लिए मिलता है उनको बोलते हैं हम करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। करंट एसेट्स कहलाते हैं चालू संपत्तियां, और करंट लायबिलिटीज थी हमारे चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसकी पूरी लिस्ट हम पढ़ेंगे अलग से। अभी दो चार नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कैश। कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, उसको मिल जाएगा हमें कैश। बैंक में आप कभी भी ला सकते हो, जरूरी नहीं कि एक साल बाद ही लेके आओगे, कभी भी ला सकते हो। और ट्रेड रिसीवेबल में जैसे ट्रेड पेबल में आया था क्रेडिटर और बीपी, वैसे ही ट्रेड जो ट्रेड पेबल में था क्रेडिटर और बीपी, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल में है डेटर और बीआर। इसके अलावा और भी काफी चीजें करंट एसेट्स में, तो उसके एक अलग से पूरी लिस्ट बना देंगे। तो ये पूरी दोनों चीजें जो है हमारी, एक तो लायबिलिटीज और एसेट साइड, ये दोनों साइड हो जाती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। लायबिलिटीज में आते हैं हमारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और अगर एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स जो दीर्घकालीन एसेट्स हैं हमारे, स्थायी संपत्तियां, और करंट एसेट्स जो हमारी चालू संपत्तियां। ये पूरी बैलेंस शीट होती है। ऐसा नहीं कि जो हमने चीजें लिखी है वही सिर्फ बैलेंस शीट में होती है, इसके अलावा और कोई मतलब पर्टिकुलर आइटम्स नहीं होते और भी हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की, उसमें भी राजस्थान बोर्ड की, तो यहाँ पर यही चीजें काम आएगी। ज्यादा पूरी डिटेल में हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है ना, कुछ और चीजें भी हैं पर वो हमारे काम की नहीं है। अभी हमें सिर्फ 12th की तैयारी करनी है, 12th बोर्ड की तैयारी करनी है, उस हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है पूरा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपने देख लिया है। अब देखो इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट एक छोटी सी है, पर आपको पता है बैलेंस शीट पूरे साल भर काम आएगी। पूरे कोर्स में हमें अगर अलग अलग जगह बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो कुछ चीजें पर्टिकुलर आइटम्स आए या मुद्दे आएंगे उसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें, ताकि आने वाले चैप्टर में हमें दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन चीजों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीजों को मैंने एक्स्ट्रा और बताया आपको यहाँ पर कि जब बैलेंस शीट की बात करें तो आपको पता है दो साइड थे हमारे, एक था लायबिलिटी पक्ष और एसेट पक्ष। जब इक्विटीज एंड लायबिलिटी सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड था। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले हमने लिखा था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैंने आपको बताया एक पूरा अलग से चैप्टर है कंपनी के ऊपर, वहां पर आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शेयर कैपिटल, उसके बाद बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो चीजें होती है, रिजर्व जैसे आप जानते हो, तो एक बार फिर से वो देख लेते हैं कि ये नाम आप याद रखें
ताकि आने वाले चैप्टर में भी आपके काम आएंगे ये, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, P&L। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का नाम आपने सुना हुआ है। P&L की बात करें, देखो P&L जो बनाते हो आप सबने बनाया हुआ 11th के अंदर, तो जो P&L का बैलेंस होता है वो डेबिट साइड भी हो सकता है, वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है, ये आप जानते हो, आपने 11th में पढ़ा। तो P&L से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे अगर आपको कोई डायरेक्ट बता देगा कि P&L से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो अपने हिसाब से लिख दोगे। तो P&L का प्रॉफिट या लॉस, इसको एक नाम से दिखाया जा सकता है। तो जो P&L का जो बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो हो गया हमारे लिए प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हो गया हमारे लिए लॉस। तो एक बार ध्यान रखना, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस कहे या कहे लायबिलिटीज, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस बोले या P&L लायबिलिटीज, वो हमारे लॉस है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा, सॉरी प्रॉफिट है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटी दोनों सेम है, ये किधर आएंगे, लायबिलिटी साइड में। ये हमारे लिए प्रॉफिट है और ये दायित्व है, तो वो प्रॉफिट होकर दायित्व बन जाता है। और अगर कहे P&L का डेबिट बैलेंस, या तो बोलेंगे P&L का डेबिट बैलेंस या एसेट्स, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि P&L का जो बैलेंस होता है वो दो साइड हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, और अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ जाएगा, वो एसेट्स में या फिक्टिशियस एसेट्स में होता है वो। तो अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से कहीं पर उसको एसेट्स में नीचे लिख दिया जाता है, या अभी हमने फॉर्मेट लिखा था फिक्टिशियस एसेट्स को रिजर्व में से माइनस कर दिया जाता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, P&L का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। तो P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हो या लायबिलिटी लिखा हो, तब तो आप मानिए कि वो क्या था, वो P&L में हमारे लिए प्रॉफिट था। और अगर P&L का लॉस होगा, तो P&L का जो लॉस होगा वो या तो लिखा जाएगा डेबिट साइड में, उसको P&L लिखा होगा ब्रैकेट में P&L डेबिट या एसेट साइड। तो इस चैप्टर में तो हमें काम नहीं है, पर आगे वाले जब आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे तो वहां बार बार P&L का बैलेंस होगा। तो P&L का बैलेंस अगर लिखा हो P&L क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है, आप मिलके बांट लो आराम से। और अगर लिखा हो P&L डेबिट, तो वो क्या हो गई, आपके लिए हानि हो गई, फिर आपको उसका लॉस भुगतना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, P&L का जो क्रेडिट बैलेंस कहो, लायबिलिटीज कहो, तो वो तो हो गया हमारा प्रॉफिट, और P&L का अगर डेबिट बैलेंस कहें या एसेट्स कहें तो वो हमारे लिए हो गया लॉस, उसको हमें फिर हानि को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो P&L हमारे लिए प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया, वो लायबिलिटी भी हो गया, वो एसेट्स भी हो गया, दोनों तरफ हो सकता है। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आता है हमारे रिजर्व प्लस सरप्लस में, लायबिलिटी साइड। इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व होते हैं इसके अलावा भी। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिंस कंपनी के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम यहाँ पे लिखा है। आप वहाँ पे पढ़ेंगे जब कंपनी के चैप्टर में शोधन वगैरह के बारे में, तो इसका नाम वहाँ पे हम डिस्कस पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट साइड और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और भी रिजर्व के अलावा। उसके बाद बात करते हैं लोन की। तो लोन होते हैं दो प्रकार के, एक सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब जिनके रूप में के पीछे जमानत कुछ रखी हो हमने, गारंटी गिरवी, और अनसिक्योर्ड जिसको कोई गारंटी गिरवी नहीं होती है। बाकी अभी इतना डिटेल में जाना नहीं, बस ये दो नाम याद रखना कि अगर जो सिक्योर्ड लोन कहे या अनसिक्योर्ड लोन कहे, दोनों केस में वो लोन नहीं आएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो तीसरा पक्ष था वो था करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, चालू दायित्व, वो दायित्व जिनको 1 साल से कम समय में हमें चुकाना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में तो खैर करंट लायबिलिटीज जो 2-3 चीजें हमने लिखी थी उतनी काफी, पर ये करंट लायबिलिटीज आगे पूरे साल भर आपके काम आएगा, आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। तो वो कुछ मेन चीजें जो इस पूरे कोर्स में हमारे टाइम बार बार मतलब हमारे सामने बार बार आएंगी, हमारे काम में आएगी, तो उनको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ताकि आपको बार बार अलग से याद करने की जरूरत नहीं। आज एक बार इसको याद कर लिया तो पूरे कोर्स में जब बार बार जब भी करंट लायबिलिटी आएगी, आप देखते पहचान जाओगे ये चीजें करंट लायबिलिटी के अंदर आने वाली है। तो आप जानते हो करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिनको साल भर के अंदर अंदर चुकाना होता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है ये वर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो बैंक से हम पैसे अपने खाते से ज्यादा निकाल लेते हैं उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको जल्दी ही चुकाना है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया, अधिविकर्ष निकाल लिया, उसके बाद बैंक है ठीक है आप 2-5 साल बाद चुका देना। हाँ, अगर आप विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो तो एक अलग टाइम है, अलग बात है, फिर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाएगा। पर एक आम आदमी हो तो फिर आपको जल्दी चुकाना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बाहर तो जा नहीं सकता देश छोड़ के। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक हो गया करंट लायबिलिटी।
दूसरा क्रेडिटर और बीपी बताया था मैंने कि आपको ट्रेड पेएबल के अंदर आते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया हुए ऐसा खर्चा जो हमें भी चुकाना था और हमने चुकाया नहीं, तो जो हमने बकाया उधार रह गया वो हमारा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है या हमने कुछ हॉल वगैरह ले रखा है, उसका किराया है 20,000 रुपये, हमने इस महीने नहीं चुकाया, अगले महीने चुकाना पड़ेगा, वरना आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आ जाएगा अगले महीने खाली करवाने के लिए। तो वो हमें अगले महीने, उसके अगले महीने, नॉर्मली अगले महीने, और लॉकडाउन चल रहा है तो फिर ठीक है, आप बहाना मान सकते हो कि तो अभी तो सब बंद कर रखा है, 1-2 महीने रुक जाओ, पर साल भर से ज़्यादा टाइम तो कोई नहीं देगा ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया हुए ये भी साल भर से पहले चुकाने पड़ते हैं, तो ये हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, अनुपार्जित आय जो हमें पहले से मिल गई है, हमने कमाया नहीं, हमने उसके लिए काम नहीं किया, पहले से एडवांस में मिल गई, ये तो बकाया हुए और ये अनुपार्जित आय। तो ऐसी इनकम जो हमारे काम करने से पहले ही एडवांस मिल गई है, तो वो हमारे लिए दायित्व बन जाती है, चालू दायित्व। तो अनअर्न्ड इनकम, जैसे मान लीजिए हमें काम करना है अगले महीने, पैसा हमें एडवांस अभी मिल गया, तो अगले महीने काम करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो भी हमारे लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस साल के टैक्स के लिए प्रोविजन चुका बनाया है हमने, तो इस साल से रिलेटेड है, इस साल में खत्म हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये शेयर से रिलेटेड चीजें, जिन लोगों ने शेयर का चैप्टर नहीं पढ़ा तो उनको शायद ज्यादा समझ ना आए, बट जनरली जो लोग शेयर खरीदते हैं बाजार में, तो उनको कंपनी की तरफ से लाभांश दिया जाता है, हमेशा नहीं दिया जाता, बट जनरली कंपनी की इच्छा अगर प्रॉफिट हो तो हिस्सा दे सकती है बोनस के रूप में। तो अब ये समझ लो कि अगर ये बोनस उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिया है कंपनी की तरफ से, तो अगर कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया, रह गए बाकी, आराम से आलसी बाद में ले लेंगे। तो अनक्लेम, जिस पे दावा नहीं किया ऐसा डिविडेंड, तो वो अभी नहीं दिया तो बाद में देंगे, अभी आलसी लेने नहीं आया, बाद में तो लेने आएंगे ही, जब आएंगे तो देना पड़ेगा। तो अनक्लेम डिविडेंड, ये भी हमारा दायित्व हो गया। प्रपोज डिविडेंड, हमने घोषणा कर दी कि भाई हम अगले महीने डिविडेंड देने वाले हैं, तो जब देने वाले हैं तो देना पड़ेगा इसे, तो वही हमारा क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो ये सारे हमारे चालू दायित्व हैं, करंट लायबिलिटीज, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और भी हैं। ये वो सब चीजें वर्ड हैं जो बार बार 12th में आप किसी न किसी चैप्टर में आपके सामने आते रहेंगे। तो बेटर है हम, अभी छुट्टियां हैं, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, इसी टाइम में इनको पढ़ लें, याद कर लें, तो आगे के चैप्टर में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाद में एक बार लॉकडाउन खुल गया तो बहुत सारे काम हो जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा नहीं, फिर आपको बाजार भी घूमना है, स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, नहीं भी करनी है, टीवी भी देखना है, टिकटॉक भी बनाना है, सोशल मीडिया भी चलाना है, मार्केट में घूमना अलग है, तो सारे काम होंगे, इतने सारे टाइम कब मिलेगा। तो अभी जब लॉकडाउन में घर में कुछ कर नहीं सकते, रामायण महाभारत देख सकते हो, वो भी 1-1 घंटे, तो बाकी टाइम खाली टाइम में आप इसको याद कर सकते हैं। तो लायबिलिटीज के बाद बात करें एसेट्स की दोबारा, तो एसेट्स में सबसे पहले आपने लिखा था नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आती है फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो आप जानते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, नाम से आप पहचान जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी, तो गुडविल वगैरह वो भी आप आराम से इंटेंजिबल एसेट्स पहचान जाएंगे। इसके बाद बात करें करंट एसेट्स की, क्योंकि ये नई चीज़ है 12th में आपके लिए, 11th में नहीं था, 11th में सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकली बताया था। तो करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां, अभी बताया ऐसी संपत्तियां जिसका पैसा आपको 12 महीने से पहले मिल जाए, तो उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है मेनली इस पूरे चैप्टर में, तो है कैश, ऑलरेडी पैसा है तो कभी भी निकालो आप, आपके जो गले में रखा हुआ बिजनेस के अंदर, अलमारी में रखा है तो कैश। बैंक में आपको साल भर के आप जब भी जाओगे बैंक से पैसा निकाल के ला सकते हो, तो दूसरा हो गया बैंक। तीसरा BR, बिल रिसीवेबल, आप जानते हो कि जब आपने 11th में पढ़ा है तो बिल जो लिखे जाते थे, चाहे BP और BR, हमेशा 3 महीने, 30 दिन, 6 महीने, ऐसे छोटे टाइम के पीरियड के लिए होते हैं, तो BR हो गए। डेटर, अच्छा आप ये भी जानते हैं, दोनों को मिला के हम ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, BR हो गया, डेटर। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पे कोई खर्चा चुका दिया है, मान लीजिए अगले महीने का किराया हम इस महीने दे दें, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अक्योर्ड इनकम, उपार्जित आय, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो लिए पर हमें मिली नहीं है, किसी को हमने कुछ बिजनेस वगैरह किया, हमें कमीशन लेना है, मिला नहीं है, तो अगले महीने मिलेगा या उसके अगले महीने, छोड़ेंगे तो हम है नहीं, और ये भी नहीं कि 1-2 साल बाद लेंगे, अभी लेंगे, इनकम कौन छोड़ता है। तो अक्योर्ड इनकम वो है जो अभी नहीं मिली, पर थोड़े दिन में मिलने वाली है, तो वो भी हमारी चालू संपत्ति होगी। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये नाम याद रखना, अभी जब रेशियो वाले चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी या विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, ऐसी सिक्योरिटी जिनको हम बाहर बेच सकते हैं, तो बस आप नाम याद रखना, अभी तो इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज या हिंदी में विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, ये आती है करंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है एडवांस इस साल का, तो इंग्लिश में कहावत है ना, पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। जो पैसा हमने बचाया वो हमने अर्न करने के जैसा ही है, तो जो पैसा हमने बचा लिया एडवांस पेमेंट कर दिया, आगे पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे लिए वो भी एक संपत्ति है। तो वो संपत्ति कौन सी होगी हमारी? चालू संपत्ति। इसके बाद स्टॉक, हालांकि लिस्ट में ऊपर होना चाहिए था स्टॉक, और स्टॉक का एक दूसरा नाम है इन्वेंट्रीज। तो स्टॉक का है या इन्वेंट्री वर्ड ज़्यादा यूज होगा। 11th में शायद स्टॉक वर्ड ज़्यादा यूज किया था, पर 12th में आपको इन्वेंट्री वर्ड ज़्यादा सुनने को देखने को मिलेगा। तो वो भी हो गई हमारी चालू संपत्तियाँ। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जनरली अधिकतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो तो नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। और कभी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो साल भर से कम पीरियड के लिए किए गए, तो वो आते हैं करंट एसेट में। तो ये सारी चीजें होती है मिला के जो आती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। कुछ ये चीजें थी, चाहे वो करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स, ये आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको अभी इसी चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको आगे के चैप्टर में दिक्कत ना आए। तो ये ध्यान रखिएगा, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स वो हैं जो वो संपत्तियां जिनसे करंट आता है वो कहलाती है करंट एसेट्स। नहीं, वो नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप लाइट में जाके चेक कर लो करंट एसेट्स, जिसमें करंट आ रहा है वो करंट एसेट्स हो गया। तो वो संपत्तियां जिनसे साल भर के अंदर पैसा मिल जाए वो होता है हमारे करंट एसेट्स, और वो संपत्तियां जिनको वो दायित्व जिनको साल भर के अंदर पैसा चुकाना है वो करंट लायबिलिटी या चालू दायित्व। तो ये ओवरऑल थोड़ी बहुत चीजें हैं बैलेंस शीट की। तो ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट था। फिर से बता दूं, राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर में हमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है, हालांकि मैं करवाऊंगा थोड़ा समझाने के लिए। बाकी बेसिकली हमें इसका फॉर्मेट समझना है ताकि आने वाले जो भी चैप्टर्स वगैरह हम पढ़ें तो हमें पता हो कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, या जो ट्रेडिंग P&L होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे P&L की, जैसे जुड़ी कुछ एक आध चीज़ें और अगर रह गई हो तो उसकी मैं अगले वीडियो लेक्चर में बात करूँगा। अभी इस लेक्चर को ये फिनिश करता हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पर हमें आपको पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और अभी तो यहाँ एकेडमिक के कंडीशन में पानी भी नहीं है, क्योंकि लॉक हो रहा तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है, कोई भी अंकल वगैरह काम करते तो वो भी नहीं आएंगे। तो अब तो लॉकडाउन में से ही फटाफट से इसको रैपअप किया मैंने भी, और अगली जो वीडियो है उसमें P&L के बारे में बताऊँगा, तब तक इसको पढ़िए। और नोट्स जो सब कुछ लिखा है आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको नोट्स में मैंने साथ साथ प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको अपने हमारे ग्रुप से वो नोट्स मिल जाएंगे। कोई अगर वीडियो से देख रहा है तो आप चाहे तो मैंने इस वीडियो के लिंक में नीचे एक ईमेल आईडी दी है, आप उसे मेल करेंगे तो आपको मैं PDF फॉर्मेट भी इसका नोट्स का दे दूँगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।